नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय के बारे में जिसका नाम है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। आज के वीडियो लेक्चर में हम व्यक्तित्व से संबंधित कुछ सामान्य बातों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व की परिभाषा, उसके अर्थ और उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग हम दैनिक जीवन में बहुतायत से करते हैं। हम कहते हैं फला व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, वह व्यक्ति बहुत शानदार व्यक्तित्व वाला है। लेकिन यदि हम इसके अर्थ को स्पष्ट करें तो हम पाते हैं कि व्यक्तित्व के इन अर्थों का प्रयोग हम बहुत ही संकुचित रूप में करते हैं। अर्थात हम व्यक्ति की शारीरिक वेशभूषा, उसके बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उसके शारीरिक गठन आदि से हम व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्तित्व नामक प्रत्यय बहुत ही जटिल है, भ्रामक है और अस्पष्ट प्रकृति वाला है। इसे केवल इतने संकुचित अर्थ में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यदि पर्सनैलिटी के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पर्सनैलिटी पर्सोना नामक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। प्राचीन समय में जो यूनानी व्यक्ति होते थे वे रंगमंच पर अभिनय करने के लिए उस पात्र का मुखौटा लगा लेते थे और अभिनय करते थे। जिस पात्र को उन्हें प्ले करना होता था उसका मुखौटा लगाकर वे अभिनय करते थे। तो वहाँ से ये जो वर्ड है, ये शब्द है, ये वहाँ से निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि व्यक्तित्व का या पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य गुणों या बाह्य आचरण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब वो अभिनय कर रहे हैं तो अंदरूनी गुण नहीं दिख रहे हैं, केवल बाह्य मुखौटे से बाह्य गुण ही प्रदर्शित हो रहे हैं। लेकिन जब हम मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व की बात करते हैं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अपने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक एक जटिल है और भ्रामक और अस्पष्ट प्रत्यय है, जैसा भी हमने बात की, तो इसका एक स्पष्ट और यथार्थ रूप से परिभाषित करना बहुत ही एक मुश्किल और असंभव सा कार्य प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के व्यापक अर्थ को बताने के लिए काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हैं। तो आज हम व्यक्तित्व के अर्थ और उसकी प्रकृति को समझने के लिए एक दो डेफिनेशंस की बात करेंगे, जिससे हम भली भांति व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में क्या कहा। ऑलपोर्ट की परिभाषा को डिस्कस करने से पहले हम ये समझेंगे कि ऑलपोर्ट ने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को दो वर्गों में क्लासिफाई किया है ना, कैटेगराइज किया। वो दो वर्ग कौन से हैं? एक वर्ग है बायोसोशल यानी कि जैव सामाजिक, और दूसरा वर्ग है बायोफिजिकल यानी कि जैव भौतिक। बायोसोशल वर्ग के अंतर्गत अन्य व्यक्ति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कैसी अनुक्रिया करते हैं, वे उसके बारे में कैसी राय रखते हैं, ये उसके व्यक्तित्व का परिसूचक होती है। लेकिन जब हम बायोफिजिकल अप्रोच की बात करते हैं, बायोफिजिकल डायमेंशन या कैटेगरी की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति के बाह्य गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। मतलब वे उसकी शारीरिक वेशभूषा, बोलने चालने का ढंग और उसका बाह्य आचरण कैसा है, उससे हम व्यक्तित्व को समझते हैं। ठीक, अब जो ऑलपोर्ट ने परिभाषा दी है, एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर डेफिनेशन है ऑलपोर्ट द्वारा दी गई, उसकी चर्चा करने से पहले हम गिलफर्ड की एक काफ़ी फेमस डेफिनेशन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके तत्पश्चात हम ऑलपोर्ट की डेफिनेशन की चर्चा उसके एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में करेंगे। थोड़ी लंबी डेफिनेशन है, लेकिन हम उसको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखकर समझने का प्रयास करेंगे। तो गिलफर्ड के अनुसार पर्सनैलिटी इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स, यानी कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो कोई 1, 2, 4, 10 गुणों से मिलकर बना हुआ नहीं होता। वह बहुत सारे गुणों को जब इंटीग्रेट कर दिया जाए, जब मिला दिया जाए, संगठित कर दिया जाए, उसके तत्पश्चात व्यक्ति का व्यक्तित्व उस संगठनात्मक रूप से प्रदर्शित होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑलपोर्ट की डेफिनेशन के बारे में। ऑलपोर्ट की डेफिनेशन समझने में बहुत ही आसान है और अपने आप में व्यक्तित्व के एक व्यापक अर्थ को प्रदर्शित करती है।
ऑलपोर्ट ने लगभग 40-50 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को विश्लेषित किया और स्पष्ट कर अपनी एक अलग से परिभाषा दी। वह परिभाषा क्या है, एक एक करके हम अंग्रेजी और हिंदी में इसको डिफाइन करेंगे। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स। कुछ शब्दों पर हम थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे। Personality is the dynamic organization of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. Okay? अब हिंदी में इसको देखते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। कहने का क्या अर्थ है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर विद्यमान उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति को वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं, या जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। अब जब इस डेफिनेशन को हम गौर से देखें तो इसके अंदर 3 बातें मुख्य रूप से आई हैं। कौन कौन सी बातें हैं? यदि हम इसको समझ लेंगे तो हमें व्यक्तित्व का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात यह है कि व्यक्तित्व की जो प्रकृति है वो कैसी है? संगठनात्मक है और गत्यात्मक है, क्योंकि हमने क्या कहा? पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। डायनेमिक मीन्स गत्यात्मक, ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है, जैसा कि अभी हमने बात की थी, कि व्यक्तित्व बहुत सारे गुणों का एक समन्वित रूप है। बहुत सारे गुण एक साथ मिलकर के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये कोई व्यक्तित्व के गुण अलग अलग होकर उनको योग या उनको जमा करने की प्रक्रिया नहीं है। व्यक्तित्व अपने आप में एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है। आप उनको पृथक रूप से गुणों को नहीं देख सकते, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो व्यक्तित्व की प्रकृति कैसी हुई? संगठनात्मक हुई। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे गुणों का समन्वित रूप है। डायनेमिक, ये संगठनात्मक जो प्रक्रिया है या ये संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो है, ये कैसा है? डायनेमिक है। डायनेमिक का अर्थ है गत्यात्मक है। गत्यात्मक का अर्थ है कि व्यक्तित्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलता रहता है। बदलता रहता है का मतलब यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं है कि आज किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा है, 1 या 2 दिन बाद उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाएगा। यहाँ डायनेमिक का अर्थ ये है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न वातावरण के अनुरूप विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है। मतलब एक कैसा है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। व्यक्ति जैसे वातावरण में जाता रहता है, जैसी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालता रहता है, वैसे वैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत तेजी से परिवर्तन नहीं होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो पहले वाले शब्द के अर्थ को हमने समझा। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसा संगठन है? गत्यात्मक संगठन है, परिवर्तनशील संगठन है। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट आता है वह आता है कि व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक गुण विद्यमान होते हैं। हमने बात की ना कि मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। तो मनोदैहिक, इसमें 2 बातें हैं। मनो मतलब मानसिक गुण, दैहिक मतलब शारीरिक गुण। तो दोनों ही बातें व्यक्तित्व के अंदर आती हैं। व्यक्ति की वेशभूषा, चाल ढाल, बोलने का तरीका, उसकी वाणी, है ना, कार्य करने का तरीका, ये जो है उसके शारीरिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। और मानसिक गुणों के अंतर्गत उसका स्वभाव कैसा है, कौन से टेम्परामेंट का है वह, उसका चरित्र कैसा है, परोपकारी है या नहीं है, समाज सेवी है या नहीं है, अन्य जो सामाजिक विशेषताएं उसके अंदर है या नहीं, वे सारे मानसिक गुण जो हैं वे मिल करके व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हैं, व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो 2 बातें हमने समझी। पहला डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, गत्यात्मक संगठन है। दूसरा मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, मतलब दोनों प्रकार के गुणों का एक इंटीग्रेटेड होल है पर्सनालिटी। तीसरी बात हमने कही कि व्यक्तित्व मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। तो तीसरी बात क्या निकल के आई है कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन में अधिलक्षित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जैसा वातावरण होता है, जिस प्रकार से वह वातावरण में एडजस्ट होता है, अनुकूलित होता है, उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व चेंज होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपने सांवेगिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक गुणों के अनुसार
अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरीके से एडजस्ट होता है, अनुकूलित होता है। ठीक है, हमने देखा भी है ना, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो एडजस्टमेंट पावर होती है वो अलग अलग होती है। बहुत से व्यक्ति बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं किसी अलग माहौल में, किसी अलग परिवेश में, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति नहीं हो पाते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है ये व्यक्तित्व निर्धारण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार से हम इस व्यक्तित्व की डेफिनेशन से व्यक्तित्व की प्रकृति को समझ सकते हैं। अभी हमने जब बात की कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप वातावरण से अलग अलग ढंग से समायोजित होता है, तो इसका अर्थ यहाँ पर यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व यूनिक होता है ना। व्यक्तित्व में एक विलक्षणता होती है, यूनिकनेस होती है। कोई भी दो ट्विंस सेम व्यक्तित्व वाले नहीं हो सकते, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है ना। मानसिक गुण से लेकर शारीरिक गुण, सामाजिक गुण, सांवेगिक क्षमता सब उनका अलग होता है, बौद्धिक क्षमता, सारी चीज़ों पे यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल दो ट्विंस भी आपस में एक जैसे नहीं होते। तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि व्यक्तित्व अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूनिक है। प्रत्येक व्यक्ति के आचरण और उसके कार्य करने की शैली अलग होती है और वह उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करना चाहें तो व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण जैसे कारकों के अंतरक्रिया फलस्वरूप बना हुआ होता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के हेरिडिटरी ट्रेट्स यानी कि आनुवांशिक गुण और वातावरणीय अर्जित गुण यानी कि एनवायरमेंटली एक्वायर्ड ट्रेट्स विद्यमान होते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व के निर्धारण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अहम रोल होता है। यानी कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा दिख रहा है उसमें उसके वंशानुक्रम से ज्यादा उसके वातावरण की भूमिका होती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जैसी परिस्थिति में रहता है, जैसे माहौल में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, उसका व्यक्तित्व उसी वातावरण और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक, आनुवांशिकता और वातावरण के अतिरिक्त अधिगम का व्यक्तित्व निर्माण में एक अहम रोल होता है। हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में जो नई नई बातों को सीखते हैं, जो नई नई अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप नया जो कुछ भी हम सीखते हैं वह सब हमारी पर्सनालिटी को एक नए रूप में संगठित करता जाता है। ठीक, लास्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विलक्षण अभिप्रेरक शक्ति होती है। मतलब उसका जो ड्राइविंग फोर्स है, उसके अंदर जो मोटिवेशन है वह उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी, जब हमने मैस्लो की नीड थ्योरी के बारे में बात की थी, कि मैस्लो की जो नीड थ्योरी है वह अभिप्रेरणा के सिद्धांत की तो थ्योरी है ही है, वह अभिप्रेरणा को डिस्क्राइब करने के लिए तो है ही है, साथ ही साथ वह व्यक्तित्व के सिद्धांत को भी डिफाइन करती है। क्यों? क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, उसी की वजह से व्यक्ति एक अलग प्रकार का व्यवहार करता है और जैसा व्यवहार वह करता है उसी से ही तो उसका जो व्यक्तित्व है वो निर्मित होता है। हमने पहले भी बात की थी इस बात की। तो इसका अर्थ यह है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी, जिसमें हमने गिलफर्ड की डेफिनेशन की बात की, ऑलपोर्ट की डेफिनेशन की बात की, और ऑलपोर्ट की डेफिनेशन के आधार पर हम कुछ मेन पॉइंट्स पर पहुंचे। सबसे पहली बात है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात है कि साइकोफिजिकल सिस्टम, मतलब कि मनोशारीरिक गुण इसके अंदर विद्यमान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा होता है, यूनिक होता है। व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ता है। और अंत में हमने बात की कि अधिगम और अभिप्रेरणा जैसे कारक भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम व्यक्तित्व से संबंधित कुछ सिद्धांत, जिसके अंतर्गत प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत यानी कि टाइप थियोरीज और ट्रेट थियोरीज के बारे में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।